हेलो दोस्तों, भूल तो नहीं गए मुझे। मैं अपनी डायरी के कई केस आपको सुनाता ही रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जहाँ पर उन लोगों को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, इसीलिए इमोशनली अटैच नहीं हो पाता। लेकिन आज जिस केस की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया था। लग रहा था कि मैं इसे सुलझा नहीं पाऊंगा। मेरा मन कह रहा था चाहे जो हो जाए मुझे इसे सुलझाना ही होगा। ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया था जिसमें मैं ऐसे रो रहा था, बस मानो कोई मेरा अपना मुझसे दूर चला गया हो। वक्त दोपहर के 12 बजे का था। मैं पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों की मदद कर रहा था। मेरे सामने 4 फाइल्स रखी गई थी। अब वो फाइल जिसके केस को वो सुलझा नहीं पा रहे थे मुझसे पूछ रहे थे मुझे किस पर शक लग रहा है। मेरे सामने कई तस्वीरें रखी गई थी और वो कह रहे कि तस्वीरें देखकर आप बताइए किस पर आपको ज्यादा शक हो रहा है। मैंने उन्हें कहा तस्वीरें देखकर शक किया नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा बुरे होते हैं लेकिन बहुत मासूम निकलते हैं। कुछ लोग दिखने में मासूम होते हैं, ऐसा लगता है चेहरा देखकर कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन वो बहुत बड़े मुजरिम निकलते हैं। बड़े बड़े जुर्म उन्होंने किए होते हैं। ये मुखौटा मासूमियत का अपने चेहरे पर वो लगा लेते हैं। तो तस्वीरें देखकर मैं कुछ नहीं बता सकता। एक पुलिस वाला कह रहा था फिर तो हम आपसे आगे हुए ना। मैं चेहरा देखकर ये बता सकता हूं ये मुजरिम है, उसे पकड़कर पीटेंगे फिर खुद ब खुद वो बता देगा। मैं उसे समझा रहा था ऐसी गलती कभी मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेहद डरपोक होते हैं। तुम पीटोगे वो मानना शुरू कर देंगे, चाहे तुम झूठ मनवा लो। ऐसा कभी मत करना। अगर तुमने किसी मासूम को सजा दिलवा दी उसके बाद पूरी जिंदगी रोते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे। गलती तुम ठीक नहीं कर पाओगे। हम में बहस हो रही थी, लेकिन ये बहस काम के लिए हो रही थी और ऐसी बहस आमतौर पर हमारे बीच हुआ करती थी। कोई बड़ा केस हो तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो गलतियां ना हो इसके लिए हम लड़ा करते थे। अच्छाई के लिए कह सकते हैं लड़ा करते थे। 5 बजे तक मैं पूरी तरह से थक चुका था। वो पुलिस वाले कह रहे थे काफी काम हो चुका है, जिस पर शक किया जा सकता है, सबूत किसके खिलाफ हैं, आपने बहुत सारे क्लूज दे दिए हैं, 1 घंटा और रुक जाइए ना, मुझे लगता है ये केस सुलझाया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा था देखो ये मेरा केस नहीं है, सुबह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आज वैसे ही घूमने के लिए आया था। आपने मेरे सामने 4 फाइल्स रख दी, देखो मैंने मदद की है ना, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर आना नहीं चाहता। मैं 1 घंटा और यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये कहकर मैं घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैं काफी ज्यादा थका हुआ था और मैंने सोचा कि मैं सामने वाले सोफे पर बैठ जाता हूँ। 1 घंटा आराम करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। लेकिन अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। मुझे गुस्सा आ गया, क्या यार संभाल लो खुद ना, हर बार मुझे क्यों फोन करते रहते हो। पुलिस स्टेशन से मुझे बहुत ज्यादा फोन आया करते थे। माना मैं एक्सपर्ट हूं, उनकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मुझे भी आराम चाहिए ना। अभी तो वहां से आया हूं। मैं फोन उठाना नहीं चाहता था। एक बार फोन रिंग हुआ। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो दूसरी बार फोन आता है, लेकिन अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो सिर्फ एक बार ही फोन रिंग करता है। तो एक बार फोन कभी कभी मैं नहीं उठाता हूं। एक बार फोन रिंग हुआ, उसके बाद मैं बाथरूम में चला गया। उसके बाद दोबारा फोन रिंग हुआ। मुझे लगा ये काफी जरूरी होगा, लेकिन इतने में फोन कट चुका था। जब तक मैं बाहर आया तीसरी बार फोन रिंग कर रहा था, इसीलिए मैं भागा भागा फोन उठाने के लिए गया। तीसरी बार फोन रिंग करना मतलब किसी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए हमेशा मैं तैयार रहा करता था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, सामने से पुलिस वाला नहीं था, कोई जान पहचान वाला था। अनामिका, जिसे मैं मुंह बोली बहन कह सकता हूं। हम दोनों इकट्ठा स्कूल में पढ़ा करते थे और तभी से मैं उसे बहन मानता हूं। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो कह रही थी भैया भैया आप यहां आ जाओ ना, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, आपको डराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं। अपनी बहन की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने कहा क्या हुआ,
क्या हुआ अनामिका, इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे डरो मत। क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनामिका ने कहा, हमारा बेटा पता नहीं कहां चला गया है। अनमोल रात को घर में ही था, उसके बाद सुबह के वक्त से मिल नहीं रहा है। पुलिस वाले भी बार बार घर आ रहे हैं, आसपास चेक किया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा। 1 दिन हो चुका है, मुझे लगता है वो घर छोड़कर भाग गया है या किसी ने उसे उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगा था वो मिल जाएगा, लेकिन अब तुम्हें फोन करना ही पड़ रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे कहा, डरो मत, मैं अभी वहां पर आता हूं। अनामिका एक अलग शहर में रहती थी, यहां से 70 किलोमीटर दूर। लेकिन शाम के वक्त मैंने गाड़ी उठाई और लगभग 1 घंटे में मैं वहां पर पहुंच चुका था। सीधा उस घर में 2 पुलिस वाले वहां पर थे जो मुझे पहचानते थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, सर आप यहां पर? मैंने उन्हें बताया, अनामिका मेरी बहन है। अनामिका भागी भागी आई, मुझे गले से लगा लिया और उसका पति भी साथ में खड़ा। दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। मैंने अनामिका को मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं आ गया हूं, डरने की कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे। कहीं गया नहीं होगा, मैं ढूंढ लूंगा, सबूत मैं खुद ब खुद पता लगा लूंगा। अनामिका को थोड़ा शांत किया। अब वो दोनों थोड़ा खुश थे कि मैं आ गया हूं। जिस केस को कोई सुलझा नहीं सकता मैं सुलझा देता हूं। उनके बेटे को भी मैं ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कहीं पर भी गया हो। उन्हें मैंने एक अलग कमरे में जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं पुलिस वालों से बात करने लगा, तो बताओ मुझे केस क्या है, बच्चा गया कहां? अनमोल की उम्र 9 साल है, वो घर में ही था रात के वक्त। कोई आवाज नहीं आई थी। अमूमन वो उठता है, बाथरूम जाता है। वो कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। वहां एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। अब इतनी छोटी खिड़की थी कि कोई बाहर नहीं जा सकता, उससे निकल नहीं सकता, ना ही कोई 9 साल का बच्चा। अब वो दरवाजा बंद था, बाथरूम की खिड़की खुली थी। बच्चा घर में मौजूद नहीं। अनमोल कहां गया किसी को नहीं पता। सुबह माँ बाप ढूंढने लगे कि बच्चा कहां चला गया। घर में ढूंढा गया। कुल 5 कमरे हैं, हर कमरे में चेक किया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, यानी घर से कोई बाहर नहीं गया। लेकिन हो सकता है किसी तरफ से वो निकल कर चला गया हो, क्योंकि कई बार जब वो बहुत गुस्सा होता था तो कहता था मैं घर छोड़ दूंगा। इसीलिए परिवार वालों को लगा कि वो कोई खिड़की तोड़कर भाग गया होगा, कोई खिड़की खोलकर भाग गया होगा, या किसी तरीके से घर से बाहर निकला और कहीं ना कहीं चला गया होगा। मैंने पुलिस वालों से पूछा तो सीसीटीवी कैमरे चेक करो, आसपास के इलाके में पूछो, जितने दोस्त हैं रिश्तेदार हैं सबसे बात करो। पुलिस वाले ये काम पहले से कर चुके थे। मैं रिश्तेदारों से 2 घंटे में मिल चुका था, फोन पर सबसे बात कर चुका था। अगर किसी को कुछ भी पता लगता है सबसे पहले मुझे फोन करना है। सभी मुझे जानते ही थे। उसके बाद आस पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सब की फुटेज मैं चेक करने लगा और खुद चेक करना चाहता था। पुलिस वालों को मैंने कह दिया था कि आसपास के 30 किलोमीटर की हर एक जगह पर आप होने चाहिए। देखो, पूछो जितने बच्चे वहां पर हैं, क्या किसी और के साथ ऐसा कुछ हुआ है? यहां से कोई बच्चा क्या पहले भी किडनैप किया गया है? ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस वाले ये काम पर लगे हुए, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करने में लगा हुआ था। ध्यान से देख रहा था। 7 बजे तीनों घर की तरफ आ रहे थे, एक पब्लिक पार्क से। अनमोल के हाथ में एक फुटबॉल था। जैसे ही वो घर के पास से गुजर रहा, एक और बड़ा बच्चा जो उससे बातें करने लगा। ज्यादा बड़ा नहीं था, कोई 10 से 11 साल का होगा। दोनों बच्चे थोड़ा झगड़ने लगे थे। वो फुटबॉल चाहता था, अनमोल उसे फुटबॉल देना नहीं चाहता था। बस इतना झगड़ा हुआ उस शाम। उसके बाद वो वापस आ गया था। उसके बाद की फुटेज मैंने चेक की, कोई उस घर से बाहर नहीं निकला, कोई उस घर के अंदर नहीं गया। लेकिन उस घर के आसपास जो सीसीटीवी कैमरा थे वो 20 से 40 फुट की दूरी पर थे, और ऐसा नहीं कि उसमें पूरा का पूरा घर साफ नजर आता हो।
कहीं ना कहीं से छिपकर कोई ना कोई घरों की दीवारों को फांद कर जरूर आ सकता है। भले ही माना गली से कोई नहीं आया था, लेकिन घर के अंदर हर जगह मैं चेक कर रहा। घर से बाहर वो निकला कैसे होगा? बाथरूम की ये खिड़की खुली है, बाथटब में पानी भरा हुआ था। मैंने परिवार वालों से पूछा, अनामिका ये बताओ बाथटब में पानी क्यों भरा है? अब इसमें सोप भी है, क्या वो नहाने के लिए उठा था? अनामिका ने कहा, कई बार रात को जब उसे ज्यादा गर्मी लगती थी वो बाथटब में बैठ जाया करता था। उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा नहाता रहता, फिर बाहर आता, हमें नहीं बताता था। लेकिन यह पानी शायद उसने इसीलिए भरा हो। पानी तो भरा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि बिना पानी को बाहर निकाले अनमोल कहाँ गया? खिड़की से 9 साल का बच्चा बाहर निकल ही नहीं सकता था। मैंने एक 9 साल के बच्चे को वहां पर बुलवाया और उसे कहा, इस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करो, जैसे भी कर सकते हो करो। उस बच्चे ने उस खिड़की से बाहर निकलने की जितनी कोशिश की वो निकल नहीं पाया। खिड़की बहुत ज्यादा छोटी थी। फिर मैंने बाकी खिड़कियों को चेक किया, हर एक खिड़की पर जंगले लगे हुए। अब उन जंगलों को उखाड़े बिना कोई घर के अंदर खिड़की के रास्ते आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता। छत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि ऊपर वाले उस दरवाजे पर तो ताला लगाया गया था, जिसे खोला ही नहीं गया था, तो ऊपर तो अनमोल गया नहीं होगा। अब अनामिका ने यह भी बताया कि जो मेन डोर था ना, वो अंदर से बंद था। जब वो सुबह उठे, मेन डोर अंदर से बंद था, यानी घर के अंदर से कोई बाहर नहीं गया होगा। घर के अंदर से वो गायब कैसे हो गया? कहां चला गया? इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए था। इसीलिए शाम होते होते मैं खुद मायूस होने लगा। एक एक सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा। उस बच्चे से मैंने बदसलूकी की जो फुटबॉल के लिए अनमोल से लड़ रहा था। काम में ऐसी गलती मैं कभी नहीं करता। एक 11 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा? बच्चों में ऐसे झगड़े तो होते हैं, फुटबॉल को लेकर, क्रिकेट बैट को लेकर। और उस बच्चे ने बताया कि उसने मेरा फुटबॉल एक बार झाड़ियों में फेंक दिया था। आज मुझे लगा था कि मैं उसका फुटबॉल छीनकर झाड़ियों में फेंक दूंगा ताकि बाद में वो उठाकर लेकर आए। ऐसे झगड़ा हुआ था। मुझे खुद की गलती महसूस हुई। मैंने उस बच्चे को ज्यादा डांट दिया। फिर मैं उस घर में वापिस आ चुका था। अनामिका का कहना था, भैया कैसे भी करके अनमोल को वापस ले आओ ना, 2 दिन हो चुके हैं, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। यह बात सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरे हाथ एक भी सबूत नहीं लगा था, लेकिन मैंने अनामिका को कह दिया, इस घर में अब अकेला मैं रहूंगा। मैं देखूंगा आखिर इस घर से बाहर निकला कैसे जा सकता है और क्या कोई यहां आ सकता है। यह घर लगभग 30 साल पुराना था। उन्होंने इसकी रेनोवेशन करवाई थी, बड़ा अच्छा बनाया था। लगभग 10 महीने पहले उन्होंने इस घर को खरीदा था। अब उन्होंने रहना शुरू किया था लगभग 4 महीने पहले। तब से अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो हो सकता है इस घर में कहीं ना कहीं छिपने की कोई जगह हो, कहीं निकलने की कोई जगह हो। ऐसे पुराने घरों में कुछ ऐसा हो सकता है, बच्चा कहीं पर छिपा हो, बेहोश हो गया हो, बस उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। अनामिका और उसके पति को घर से जाने के लिए मैंने कह दिया। वो अलग घर में जा चुके थे पुराने वाले। शाम का वक्त था। घर में मैं अकेला, हर एक कमरे में मैं खड़ा हो गया। सोचने लगा कि अगर मैं बच्चा हूं तो यहां कहां मैं घुस सकता हूं, छिप सकता हूं। अलमारी, बेड के नीचे, हर जगह अच्छे से तलाशी ली जा चुकी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रात के 9 बजे का वक्त हो चुका था। मुझे लगा मैं अनमोल को ढूंढ नहीं पाऊंगा। आंसू आंखों में भरते जा रहे, लेकिन खुद को मैं संभाल रहा। अगर मैं टूट गया अपनी बहन को क्या समझाऊंगा? नहीं नहीं, मरते दम तक कोशिश करता रहूंगा। इस घर को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक अपने भांजे को ढूंढ नहीं लेता। रात के वक्त मुझे लगा था मुझे अनमोल के कमरे में ही रुकना चाहिए, समझना चाहिए आखिर यहां पर ऐसा क्या हुआ होगा। कोई बाहर से आने वाली आवाज, यहां से निकलने का कोई रास्ता। मैं उसी बेड पर बैठा हुआ था। वक्त होगा 9 बजे का। सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी।
मुझे लगा ये क्या, लाइट में कोई खराबी आ गई है, लेकिन घर की सारी लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, एक लाइट नहीं कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा खुला था। मैंने बाहर जाकर देखा, हर एक बल्ब फ्लिकर कर रहा, लेकिन बाथरूम वाला वो जो बल्ब था ना, वो फ्लिकर नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर बिजली कहीं और से आती हो। कुछ समय बाद लाइट फ्लिकर करना बंद कर गई। मुझे गड़बड़ का एहसास तब भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक एक आवाज ने मुझे भौंचक्का सा कर दिया था। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मुझे ये आवाज सुनी जब मैं करवट लेकर एक तरफ लेटा हुआ। नींद नहीं आई थी मुझे, लेकिन मैं हड़बड़ा कर उठा। ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे अनमोल की हो। 1 साल हो चुका है, मैं अनमोल से अब तक मिला नहीं था, लेकिन 1 साल में उसकी आवाज कितनी ही बदल जाएगी। ये आवाज उसी की लग रही। ऐसा लगा जैसे वो आस पास ही हो। मैं जल्दी से घर में इधर उधर आवाजें लगाने लगा, अनमोल कहाँ हो, अनमोल। लेकिन दोबारा मुझे जवाब नहीं मिला। वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी। मैं निराश हो गया, दोबारा बेडरूम में आ गया। कुछ समय बाद फिर से वो आवाज आई। जब दोबारा वो आवाज आई, मुझे लगा ये मेरा भ्रम नहीं है, अनमोल यहीं पर है, वो घर में ही है। छुपा हुआ है या फंसा हुआ है, कहाँ हो सकता है। फिर क्या था, अलमारी हो या बेड, मैं हर चीज को खिसकाने लगा था। देखना चाहता था कहीं पर कोई चिमनी हो, ऐसी किसी जगह पर वो छिप गया हो, क्योंकि वो जगह ऐसी होगी जहां से आवाज साफ निकलती नहीं होगी। तभी तो रात के वक्त जब पूरी तरह से सन्नाटा हो गया तो हल्की हल्की आवाज आ रही थी। अगर शांति ना होती तो ये आवाज सुनाई ना देती। लेकिन चेक करने के बाद, 1 घंटा लगाने के बाद भी मुझे वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी, जिसके बाद दोबारा मैं बेडरूम में आ गया। यहां पर आई थी आवाज, ऐसा क्यों लग रहा है कि अनमोल आसपास ही है। फिर से जब आवाज आई तब तो ये पक्का हो गया, ये आवाज अनमोल की ही है, वो मदद मांग रहा है। कहाँ है वो? मैंने जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन दोबारा मुझे जवाब नहीं मिला। हल्के में ही आवाज आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इतना था, आवाज बेडरूम में आ रही है। फिर क्या, बेडरूम में चेक किया मैंने। फिर मैं बाथरूम में गया। बाथरूम में टप टप की आवाज आने लगी जब मैंने पैर रखा। उससे पहले वो आवाज नहीं आ रही थी, जैसे किसी ने नल को थोड़ा खुला छोड़ दिया हो कि पानी की बूंदें टपकने लगी हों। बाथरूम से मैंने पैर बाहर रखा, टप टप की वो आवाजें पूरी तरह से बंद हो गई। फिर से मैंने बाथरूम में पैर रखा, फिर से नल से टप टप की आवाज आने लगी। हैरान करने वाली बात थी ये कि जब मैं बाथरूम में पैर रखता हूं तो टप टप की आवाज आने लगती है, लेकिन कमरे में वो आवाज नहीं आती। मैंने उस नल को अच्छे से दबाया ताकि टप टप की आवाज ना आए, लेकिन उस नल में थोड़ी खराबी थी, थोड़ा थोड़ा पानी उससे निकलता था। मैंने कमरे में जाकर उस नल को सीधा देखा, पानी बंद हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा लग रहा है कोई रहस्यमय ताकत है यहां पर, या कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। फिर से मैं उस नल के पास आया, पानी को खुला छोड़ दिया। ज्यादा पानी निकल रहा था, सिर्फ बूंदें नहीं थी, नल से तेजी से पानी निकल रहा। जैसे ही मैं बेडरूम में गया, ये आंखों का भ्रम था या सच? पानी नीचे बहा, बहुत ज्यादा पानी हो गया, लेकिन अचानक पानी उल्टा चलने लगा। नीचे से पानी ऊपर की तरफ उठने लगा था। नीचे जितना पानी था वो खाली हो गया। ड्रेन पाइप में नहीं गया था वो पानी, ऊपर नल में चढ़ गया था। जैसे ही दोबारा मैं नल के पास आया, पानी साधारण तरीके से बह रहा। मैं बेडरूम में आया, अब कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा था जैसे किसी जादुई शक्ति ने पानी को उल्टा कर दिया हो। लेकिन कैसे? उसके बाद मैंने नल को बंद कर दिया। टप टप की आवाज दोबारा आई ही नहीं, ना बेडरूम में, ना यहां से, ना मुझे अनमोल की आवाज सुनाई दे रही। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा चढ़ रहा था। क्या है, कैसे, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैं अपने भांजे को बचाना चाहता था और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। फिर
कुछ समय तक मैं बेड पर लेटा रहा। दोबारा हल्की हल्की आवाज आई। मैंने उस आवाज का पीछा किया। वो आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं नल के करीब गया। मुझे नल से आवाज सुनाई दी। ये अनमोल की आवाज थी। एक बार आई, मेरी मदद करो, मैंने नल में बोला। अनमोल, क्या तुम यहां पर हो? अनमोल। मुझे फिर से जवाब मिला, हाँ मैं यहां पर हूं पापा, मुझे बचा लो पापा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। लेकिन उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिला। नल से आवाज आई, इतना तो पक्का हो गया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पाइप किस तरफ जाती होगी? क्या वहां पर अनमोल फंसा हुआ है? एक बार दिमाग में यही ख्याल आया। इसके बाद क्या था, मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे इतना तो पक्का था, अनमोल यहां से बाहर नहीं भागा है। हो सकता है यहीं कहीं पर है। मुझे शक था कि यहां पर कोई चिमनी होगी या ऐसी कोई जगह होगी जो पुराने घरों में होती है। गलती से वो वहां पर फंस चुका है। कोई दरवाजा होगा जो वो बंद कर चुका है। लेकिन मैं पूरे घर को तोड़ नहीं सकता था। मुझे अच्छे से चेक करना था। नल से बात करने की कोशिश कर रहा। मुझे लग रहा था नल से जो आवाज आ रही है वो अनमोल की है। नल से हल्की हल्की आवाज आई, लेकिन काफी कम बार आई और उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। मैं उस आवाज को दोबारा सुनना चाहता था, लेकिन दोबारा मुझे वो आवाज सुनाई नहीं दी। पूरी रात जागा था मैं। हर एक बाथरूम में गया, वहां सुनने की कोशिश की। अलग अलग बाथरूम से थोड़ी थोड़ी आवाज जरूर आई थी, लेकिन दोबारा